केशव का पांचजन्य गहन मौन में खोया हूं। उन बेटों की आज कहानी लिखते लिखते रोया हूं। टूटी चूड़ी, घुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, और कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का। कविवर हरिओम पवार की लिखी हुई ये पंक्तियां वाकई कारगिल युद्ध पर सबसे सटीक बैठती हैं। या हम यूं कहें कि इससे बेहतर और कोई रचना मुझे लगती नहीं। और आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार हमने इन पंक्तियों को, इस कविता को मैंने यहाँ पर क्यों उद्धृत किया, तो इसके बारे में भी आपको जरूर पता लगेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। और क्यों मैंने ये पंक्तियां कही, उसकी वजह साफ है, क्योंकि आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, वहां पर कह सकते हैं कि जो गाथा मैं बताने जा रहा हूं, जो सुनाने जा रहा हूं, उससे बेहतर और कोई जगह हो नहीं सकती। 14,000 फीट की ऊंचाई पर मैं इस समय सैंडो टॉप पर मौजूद हूं और हमारे पीछे मौजूद है ये टाइगर हिल। तो हुई ना ये वो सर्वश्रेष्ठ जगह जहां से हम आपको शौर्यता, वीरता और साहस की अदम्य जो शौर्य गाथा है उसका वर्णन करूं और उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो बने रहिए हमारे साथ आप, और हम आपको बताने जा रहे हैं बाकायदा अलग अलग ढंग से कि किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी गई और किस तरीके से हमारे जाबाजों ने, हमारे जो वीर सेनानी थे, उन लोगों ने इसको फतेह किया। अगर हम कारगिल वॉर की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़े ऐतिहासिक क्षण के लिए याद किया जाता है और हमारे इतिहास में, सेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ये कारगिल का युद्ध सिर्फ एक जीत की गाथा नहीं है, ये एक अमर कथा है उन सभी वीर जवानों की जिन्होंने उस 1999 के इस दुर्गम पहाड़ियों के क्षेत्र में रहते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाली भावना के साथ लड़ाई लड़ी। हमारे पीछे टाइगर हिल है, आप जरूर देख पा रहे होंगे, और इसके साथ ही साथ कई वो पहाड़ियाँ, कई वो चोटियाँ जिनके ऊपर दुश्मन ने कब्जा किया था और उनको छुड़ाया हमारे देश के जवानों ने। दरअसल यहाँ पर जितने आसानी से शायद मैं बोल रहा हूँगा या आप जितनी आसानी से सुन रहे होंगे, उतना आसान यहाँ पर खड़े रहना भी नहीं है। तेज़ ठंडी हवाएं हैं और ख़ासतौर से ये तब जब आप मई और जून के महीने में अपने घरों में एसी में लेटे होंगे, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। और सोचिए जब जनवरी, फरवरी, दिसंबर एक ऐसी जहाँ 5-6 फीट तक बर्फ़ होती है और ये लगभग 14,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जवान हैं और हम आपको बता रहे इससे ऊपर भी, यानी कि लगभग 17,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर जवान यहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ पर देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। सोचिए तो सही कितने मुश्किल हालात में हमारे देश के जवान जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये बहुत कुछ बिरले लोग होते हैं और ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर शायद ये एक जज्बा है, ये एक जज्बे की कहानी है कि वो ये सोचते हैं कि हाँ वाकई देश की सुरक्षा में वो डटे हुए हैं और भारत माँ की सेवा में वो वहाँ इतनी ऊंचाई पर डटे हुए हैं। लगभग 17,000 की ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर वो लोग वहाँ पर डटे हुए हैं और वहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल है और वहाँ पर दिन रात डटे हुए हैं। तो ये अपने आप में वाकई हमारे और आप सबके लिए सोचने की बात है। यहाँ की टेरेन पूरी पहाड़ी इलाके से भरी हुई है, जहाँ की हाइट्स लगभग 14,000 से 18,000 फीट के बीच में है। नॉर्थ की तरफ अगर आप देखते हैं, यानी दुश्मन की तरफ, वहाँ पर टेरेन काफ़ी ग्लेशिएटेड और रगेड है।
यहाँ पर सर्दी काफी ज्यादा पड़ती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान लगभग -23 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसके कारण भारी स्नोफॉल देखने को मिलती है। और इसी के कारण हमारी फॉरवर्ड पोस्ट रियर से लगभग 6 से 7 महीने के लिए कट ऑफ हो जाती है। ये जो टाइगर हिल की लड़ाई है, यह भी उस फेहरिस्त का एक हिस्सा थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हमारे देश के जाबाज सिपाहियों ने अपने आन बान और शान को इस देश के लिए न्यौछावर किया था। और न सिर्फ इतना कि इस चोटी को कब्जा किया, इसके साथ साथ उन्होंने आगे आने वाले समय में कारगिल के युद्ध में एक विजय का मार्ग भी प्रशस्त किया था। अगर हम बात करें इस टाइगर हिल की, तो ये एक ऐसा शिखर है जो अपने आप में एक नए आयाम स्थापित करता है। ये एक बानगी देता है, एक शौर्य, आत्मबल और एक संयम की एक बानगी जो इस टाइगर हिल और इस शिखर के माध्यम से हमें मिलती है। जब हम इस टाइगर हिल के युद्ध की बात आज कर रहे हैं, तो हम साथ ही उन साथियों को भी नमन कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की इज्जत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। ये जो सामने आपके एक कोनिकल फीचर दिखाई दे रही है, ये फीचर यहाँ जो दाहिने से और बाएं की तरफ बढ़ रही है, ये फीचर पूरी की पूरी टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स कहलाती है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, अगर मैं टैक्टिकल इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप देखें इस पूरे एरिया को, तो ये तकरीबन सबसे ऊंची पोस्ट है। अगर इसके ऊपर दुश्मन ने कब्जा किया, तो यहाँ से जो आपके बाएं अभी हम लोगों ने एक नेशनल हाईवे 1 जो कि श्रीनगर को और कारगिल से जोड़ता है और इस एरिया के लिए अगर देखा जाए तो लाइफलाइन का काम करता है, उसके ऊपर सीधा इसकी नज़र है। अगर दुश्मन ने इसके ऊपर कब्जा किया तो न सिर्फ उस नेशनल हाईवे 1 के ऊपर नज़र होगी, बल्कि इसके साथ द्रास टाउन और मशको की वैली जो इसके पीछे की तरफ है, उसके ऊपर भी उसकी नज़र होगी। सिर्फ नज़र से काम नहीं है, अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो उसकी जो पीछे आर्टिलरी गन्स थी, वो उनके माध्यम से इनके ऊपर फायर भी गिरवा सकता है। और हमारे जो उस समय के मूवमेंट जो ट्रूप्स के थे, गाड़ियों का मूवमेंट था, वो सारा का सारा काफ़ी हद तक उसके ऊपर असर आया होता। और ये चीज़ दुश्मन को बहुत अच्छे तरीके से पता थी। यही रीज़न था कि जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ, उससे थोड़ा समय पहले तक दुश्मन ने इन सारी चोटियों के ऊपर कब्जा कर लिया था। टाइगर हिल को कैप्चर करने की जिम्मेवारी दी गई 192 ब्रिगेड को, है ना। 192 के हमारे जो कमांडर थे, वो थे उस समय ब्रिगेडियर बाजवा। ब्रिगेडियर बाजवा ने इस काम को अंजाम देने के लिए 2 बटालियंस का ईयर मार्किंग की। वो 2 बटालियंस थी, एक 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख। इसके साथ बाकी आर्टिलरी के भी दस्ते थे, जैसे 41 फील्ड आर्टी रेजिमेंट। उसका काम था इसको अटैक से पहले बर्बाद करना आर्टी के गोले बारूद से, और इस लायक बनाना ताकि जब हमारी इन्फेंट्री वहाँ जाए और उसके ऊपर अटैक करे तो उसको कम से कम रेजिस्टेंस मिले। एटीन ग्रेनेडियर्स के उस समय सीओ थे कर्नल कुशाल ठाकुर। कर्नल कुशाल ठाकुर ने, चूंकि ये एरिया इस तरह का है, आपको समय और स्पीड को भी ध्यान में रखना है और जल्दी से जल्दी इस पोस्ट को कैप्चर करना है, बिकॉज इसकी जो टैक्टिकल इंपॉर्टेंस मैंने बताई, तो उन्होंने इसके लिए जो तजवीज़ बनाई, अपनी प्लानिंग बनाई, वो इस प्रकार से थी कि हम इस पोस्ट के ऊपर मल्टी डायरेक्शनल अटैक करेंगे। मल्टी डायरेक्शनल अटैक है जब आप 2 एक्सिस से ज़्यादा एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं और आप अटैक करते हैं, तो वो मल्टी डायरेक्शनल अटैक है। यहाँ मल्टी डायरेक्शनल अटैक किस प्रकार से हुआ, उन्होंने एक कंपनी अपनी जो सदर्न स्लोप से लॉन्च की।
दूसरी कंपनी जो उन्होंने यहाँ ईस्टर्न स्लोप से लॉन्च की, और जो तीसरी कंपनी थी उसकी चार्ली कंपनी और उसके साथ घातक प्लाटून के नुमाइंदे, वो उन्होंने वो जो सबसे कठिन जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से उन्होंने लॉन्च किया। और घातक प्लाटून मैं बताना चाहूँगा, इन्फेंट्री बटालियन के अंदर घातक प्लाटून लाइक कमांडोज है, और उसमें वो लोग शामिल होते हैं किसी इन्फेंट्री बटालियन में जो फिजिकली और मेंटली बहुत टफ हैं, और इसीलिए ये रास्ता जो उनके लिए चुना गया था वो भी सबसे ज़्यादा डेंजरस और टफ था। अब ये अटैक लॉन्च कब हुआ? अटैक 3 जुलाई को रात को अटैक 18 ग्रेनेडियर्स ने लॉन्च किया। अब अगर हम बात करें कि इस पूरी लड़ाई में, बिकॉज आपने देखा कितना मुश्किल लड़ाई है और दोनों साइड से बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। हमारे देश के जो सैनिक थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अदम्य साहस का एक परिचय दिया था। इसमें हमारे तकरीबन 35 जो जवान थे और रैंक्स थे वो शहीद हुए। बहुत सारे अवार्ड्स मिले टाइगर हिल को कब्जा करने में। बहुत सारे अवार्ड्स थे जो इस पर्टिकुलर लड़ाई के दौरान हमारे वीरों को दिए गए थे, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो योगदान रहा योगेंद्र सिंह यादव का टाइगर हिल के लिए। वो तकरीबन 6 महीने की नौकरी थी उस समय जब इस लड़ाई में आए, और वो घातक, जो मैं कमांडो की बात कर रहा हूँ या घातक प्लाटून की बात कर रहा हूँ, तो 18 ग्रेनेडियर्स के अंदर वो घातक प्लाटून का हिस्सा थे। उनके लीडर जो थे वो भी 3 महीने की नौकरी वाले थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, जिन्हें महावीर चक्र बाद में दिया गया। उस 6 महीने की नौकरी वाले एक सोल्जर का आप जोश समझिए। इस खड़ी चट्टान में उनका पूरा घातक प्लाटून ऊपर गया, तकरीबन 10 से 12 गोलियां उनको लगी। इस पूरी लड़ाई के दौरान उनका खुद का हथियार भी गिरा। उन्होंने दुश्मन के हथियार को उठा के और उसके बाद दुश्मन को बर्बाद किया, और इस वजह से जो उनका अदम्य साहस था और एक जो बलिदान की भावना थी, उसकी वजह से उन्हें देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो अगर हम टाइगर हिल को देखते हैं तो टाइगर हिल की जो जीत है वो सिर्फ एक दुर्गम पहाड़ी को कैप्चर करना नहीं था, ये दर्शाता था हमारे सभी वीर सिपाहियों के अदम्य साहस को। 7-8 जुलाई को जब बर्फीली हवाओं और इन दुर्गम पहाड़ियों को चीरते हुए जब हमारे देश के वीर जवानों ने इस चोटी के ऊपर तिरंगा लहराया था, तो वो तिरंगा सिर्फ एक जीत या एक शिखर को कब्जा करने की परिचायक नहीं थी, बल्कि एक देश का एक आत्मविश्वास और आत्मगौरव उस लड़ाई के बाद से वापस आया था। लगातार हम आपको कारगिल की कहानी बयां कर रहे हैं, हम आपको लोकेशंस के बारे में बता रहे हैं और चीज़ों को आपको समझा भी रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ बदला है अगर हम पिछले 26 सालों की बात करें इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रिपेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें 1999 और आज की, तो इस इलाके में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। 1999 में यहाँ कारगिल ऑपरेशन विजय के दौरान इस इलाके में फ़ौज को दुर्गम ऊंचाई, ख़राब मौसम, ख़राब सड़कें, इसके अलावा लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आज 26 साल बाद भारतीय सेना द्वारा इस इलाके में काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। आज हमारे पास बेहतर रोड कनेक्टिविटी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ साथ हाई टेक्नोलॉजी सर्विलेंस सिस्टम है। आज जवानों को ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आज हमारे पास रियल टाइम सर्विलेंस इक्विपमेंट होने के कारण हम दुश्मन की हर हरकत के ऊपर बारीकी से नज़र रख सकते हैं। आज के युग में न्यू जनरेशन वेपन, इक्विपमेंट और स्पेशल क्लोथिंग आने से सेना के जवान पहले से ज़्यादा तैयार और कॉन्फिडेंट हैं।
आज जो हमारी भारतीय सेना के पास आधुनिक वेपन और इक्विपमेंट है वो बेहतर और भरोसेमंद है। आज हमारी हर जवान के पास सिग राइफल और LMG AK-203 जैसे स्मॉल वेपन है, जो कि पहले से ज़्यादा एक्यूरेट, लाइट वेट, मॉडर्न और तुरंत जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। इसके अलावा हमारे पास स्टिक फायर करने वाली आर्टिलरी गन, सर्वेलेंस के लिए ड्रोन और कम्युनिकेशन के आले भी मौजूद हैं, जो कि हमें बैटलफील्ड में रियल टाइम जानकारी और टैक्टिकल एडवांटेज देते हैं। तो क्या कुछ बदला है इन 26 सालों में, हम आपको बताएंगे भी और ये कहानी भी आपको सुनाएंगे, और कैसे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट एक अभियान बनकर चल रहा है पिछले कुछ दशकों का अगर हम जिक्र करते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आते हैं तो ये भी कहानी बयां होगी कि जिस देश में सेना के पास कभी जूते नहीं हुआ करते थे, आज उस देश में सेना के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, ऐसे हथियार जो बहुतों के पास नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DD न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि पिछले 26 सालों में बहुत कुछ बदला है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, यानी कि सरकार ने ऐसे तमाम संसाधन, साजो सामान हमारी सेना को मुहैया कराए हैं जिन पर कोई भी देश का नागरिक गर्व कर सकता है। RTV, जी हाँ, इसको कह सकते हैं रफ टेरेन व्हीकल। फॉरवर्ड पोस्टों पर जवानों की सुविधा के लिए ATV और RTV जैसे एडवांस व्हीकल मौजूद हैं, जो कि दुर्गम रास्तों पर पहुंचने में और दुर्गम पोस्टों पर लॉजिस्टिक को पहुंचाने में सक्षम है। वो कहते हैं ना, शाहरुख खान की एक फिल्म है ओम शांति ओम, और उसका एक डायलॉग है कि किसी भी चीज़ को आप बहुत शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलवाने में लग जाती है। और ठीक इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फर्म डिटर्मिनेशन हो तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो शायद आपने अब तक ना किया हो। और ये बात सरकार, समाज और सेना तीनों के संदर्भ में लागू होती है। इस वक्त हम सैंडो टॉप पर मौजूद हैं और हम आपको वो सब चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले 26 साल में क्या कुछ बदला है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। हमारे पीछे आप ये 3 व्हीकल आप देख रहे होंगे, ATV है, RTV है और SMV है। ATV का मतलब ऑल टेरेन व्हीकल। ऑल टेरेन व्हीकल का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने बोल दिया है, बल्कि इसका काम ही है किसी भी तरीके की पहाड़ी, ऊबड़ खाबड़, बर्फ, कीचड़, कहीं कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कोई व्हीकल नहीं चल सकता है, ATV है। RTV रफ टेरेन व्हीकल है और ये स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल, इसको हम SMV बोलते हैं। और यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, मेड इन इंडिया का जो अभियान चल रहा है, धीरे धीरे करके अब हम इस तरफ भी आ रहे हैं कि जो वाहन हम अभी तक बाहर से मंगवा रहे हैं, विदेशों से हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में वो वाहन खुद भारत अपने यहाँ पर बनाएगा। और उसकी शुरुआत कम से कम इस व्हीकल को देखकर हम कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। सेना में वैसे तो कई प्रकार के स्पेशल व्हीकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसी में से एक है SMV, स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल। मौजूदा समय में JSW, डिफेंस एंड एरो स्पेस तथा ग्रीको कंपनी के द्वारा भारत में ही चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। यह व्हीकल एक मल्टी टेरेन व्हीकल है, जो कि चाहे कीचड़ वाला इलाका हो, दलदल वाला इलाका हो, पथरीला इलाका हो, बर्फ वाला इलाका हो या खड़ी चट्टान हो, ये आसानी से वहां पर हरकत कर सकता है।
तो ये है एटीवी। एटीवी का मतलब हुआ ऑल टेरेन व्हीकल, और मैंने इसमें सवारी करने की कोशिश की और मैंने देखा कि भाई कैसी है अंदर से दिखने में। और हमारे साथ में अब ये मौजूद हैं, अपना परिचय देंगे। आप बताएं कि क्या है इसके बारे में, बताएं एटीवी के बारे में। ऑल टेरेन व्हीकल इसीलिए बोला जाता है कि जैसे डेजर्ट का इलाका होता है, माउंटेन इलाका होता है, ये आगे आप सामने देख रहे हैं तो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, रास्ते हैं जहाँ पे हमारी नॉर्मल सेना की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ पर हम 4 जवान इस गाड़ी में विद बैटल लोड के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर हम आसानी से मूव कर सकते हैं। उसके बाद इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर मजबूत सेंसिंग सिस्टम है, उसके बाद में पावरफुल इंजन है, उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस भी इसके अंदर अच्छा दिया गया है। बाकी जैसे कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हो हैंगिंग सिस्टम, जैसे हम ट्रुप्स को लेके एक ही जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, रास्ता कटअप हो जाता है, आइसफॉल हो जाता है या फिर लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उसके बाद इसको हम हेली से हैंगिंग करके उस जगह को बाईपास करके आगे अपना मूव को जारी रख सकते हैं। जब हम आपको कारगिल की दास्तां सुना रहे हैं, जब हम आपको बता रहे हैं कितने अदम्य साहस और शौर्यता और वीरता के साथ में हमारी सेना के जवानों ने लड़ाई लड़ी और उसको जीता, तो साथ ही साथ एक तंज हमेशा कसा जाता रहा है। और जो कह सकते हैं कि जो विरोधी होते हैं, जो भला नहीं चाहते हैं, वो हमेशा कहते रहते हैं कि अरे भारतीय सेना के पास में क्या है, जूते तक तो है नहीं, कपड़े तक तो है नहीं। ये पुराने ज़माने की बातें हुआ करती थी, गुजरे ज़माने की बात हुआ करती। लेकिन अब ना केवल कह सकते हैं कि कपड़े और जूतों को तो बात ही छोड़ दीजिए, अब वो तमाम अत्याधुनिक हथियार भी मौजूद हैं जो शायद अच्छी खासी जो देश हैं उनकी सेनाओं के पास में वो हथियार मौजूद नहीं है, जो कि हमारे पास में है। एक्सट्रीम कोल्ड और स्नोफॉल में ज़्यादा यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट हमारे को मिलता है वो सर्दी से हमें बचाता है। साथ ही वेपन और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लगातार चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट है वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही ठंड के कारण बैटरी की ज़्यादा खपत होती है, इसलिए हम जब भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो एक्स्ट्रा बैटरीज और पावर बैंक कैरी करते हैं ताकि ऑपरेशन के दौरान इन इक्विपमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। साथ ही स्नोफॉल में मूवमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हमारे पास स्नो शूज़ की मदद से हम आसानी से इन इलाके में मूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही दिक्कतें होती हैं, लेकिन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की वजह से हम इन इलाके में आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। अब सोल्जर्स को हाई एल्टीट्यूड वारफेयर, स्नो सर्वाइवल और ट्रेन की भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम इन इलाके में आसानी से ऑपरेट कर सकें। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। दरअसल समझने के लिए अपने आप में इतना पर्याप्त है कि इसके अंदर जो इमोशन है, जो फीलिंग है, जो भावना है और जो इसके अंदर एक मर्म छिपा हुआ है, अगर उसको आप समझ जाएंगे तो आपकी आंखें अपने आप अश्रुपूरित हो जाएंगी। अगर आप ये समझ जाएंगे कि कैसे जो दिन होते हैं बसंत के मौसम को देखने का, उन दिनों में उन जवानों ने बारूदी महक को अपने चारों तरफ देखा, बारूदी सुरंगों को अपने चारों तरफ देखा, या यूं कह सकते हैं कि चारों तरफ बारूद ही बारूद दिख रहा था और वो जीवन उनका वहां पर खत्म हो रहा था। ये सोचने और समझने की बात है कि जब आपके सामने आपकी मौत दिख रही हो और उस समय आपके मन में सिर्फ भारत माता के ख्वाब कि हाँ, हम जब जा ही रहे इस दुनिया से तो अपना कर्ज उतारते हुए जाएं। सोचिए तो सही, जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए तो सही कि आखिरकार वो कौन सी भावना थी
और इसी भावना से हमने आपको रूबरू कराने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि शायद जिस फीलिंग के साथ में मैंने ये प्रोग्राम बनाया, मैंने ये कार्यक्रम बनाया, वो फीलिंग, वो भाव आप तक जरूर कम्युनिकेट हुआ होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे मेरी कैमरा टीम, कैमरामैन सुमित धीमान और सहयोगी केशव के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।